very crucial topic about a different state, about a different problem, about a different movement, that is about the Gorkhaland movement. हम आज बात करने की कोशिश करेंगे क्यों कुछ इतनी सिटी के लोग चाहते हैं एक अलग स्टेट बनाना, क्यों अलग स्टेट की डिमांड उठ रही है। हम देखेंगे कि क्या सिर्फ एक ही डिमांड है पूरे इंडिया में जो अलग स्टेट की, या फिर एक ही इतनी सिटी के लोग हैं जो एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड कर रहे हैं। हम देखेंगे ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं और किन डिस्ट्रिक्ट्स को या किन जगहों को वो मिला के अपनी एक स्टेट बनाना चाहते हैं। इन सब चीजों पे जरूर बात करेंगे, मगर मैं यहाँ पे सबसे पहले कोट करना चाहूंगा एक आर्मी मैन को जिसको आप सब जानते हैं, सैम मैनेक्शॉ। वाज द सेम पर्सन हु फोर्स्ड द पाकिस्तान आर्मी टू नी डाउन। उन्होंने बोला था, इफ अ मैन इज सेइंग ही वोंट फियर फ्रॉम डाइंग, अगर कोई व्यक्ति मरने से नहीं डरता, इधर ही इज लाइंग, या तो वो झूठ बोल रहा है और ही इज अ गुरखा। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको सैम मैनेक्शॉ जी ने इस कोट से नवाजा था। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले गोरखास के बारे में। ये कौन है? इन सबके पहले भी मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि गोरखा लोग आपसे क्या डिमांड या इंडिया से क्या डिमांड कर रहे हैं। देखिए, आइडेंटिटी इज ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो व्हाट मेक्स आवर गोरखालैंड issue, our agitation unique. When it was started in 2007, it was not about development. It was not about the basic necessities. It was not about having good roads and clean hygienic areas. No, it was because we wanted our identity back. तो जैसा कि हमने देखा अभी कि गोरखा लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए अपनी एक स्टेट, सेपरेट स्टेट की डिमांड रख रहे हैं। उनका ये बोलना है कि हम अंडर डेवलप्ड हैं, हमको हमारी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है जो कि हम चाहते हैं। तो आपका सवाल होगा कि क्या सिर्फ गोरखालैंड मूवमेंट ही एक भारत में चल रहा है? नहीं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे पूरे भारत में इनफैक्ट ये पहला मूवमेंट भी नहीं है। ये मूवमेंट राइट फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू पीरियड हमारे सामने अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। कभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने की डिमांड उठती है, आंध्र प्रदेश को करना पड़ा। कभी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस के कारण स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। कभी नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। कभी टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी या कल्चरल होमोजेनिटी स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। सिटीजन है विच हैव देयर नेपाल इथनिसिटी। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री में, ये कैसे पूरा इशू रोल डाउन होता है। तो हमको देखने को मिलेगा कि 17th to 18th सेंचुरी नेपाल किंगडम जो है, ये नेपाल किंगडम हुआ करता था ऑल ओवर द हिमालयाज, राइट फ्रॉम द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी, उम्मीद करता हूं कहां है, आप कहां से ओरिजिन होती है आप सब जानते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। तीस्ता रिवर से सतलज रिवर तक पूरा इसका नेपाल किंगडम का एरिया माना जाता है। 1780s में अगर मैं बात करूं तो ये रीजन किस तरह हुआ करता था, यहाँ पे गोरखास जो है उन्होंने कैप्चर कर रखा था सिक्किम को एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर 1814 तक चलते चलते एंग्लो नेपाल या फिर एंग्लो गोरखा वॉर जिसको आप नाम से जानते हो वो होती है, जिस कारण से कि 1815 में एक सुगौली ट्रीटी साइन करना पड़ती है। इस 1815 की ट्रीटी में, सुगौली ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने गोरखास से सारी टेरिटरी ले ली थी जो उन्होंने जीती थी फ्रॉम चोग्याल ऑफ सिक्किम, दैट इज तेराई रीजन, लैंड ऑफ सिक्किम, कुमाऊन, गढ़वाल एंड कांगड़ा। फिर बात आगे बढ़ती है, 1817 आता है, यहां पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ तितालिया, जहां पे ब्रिटिशर्स जो है वो चोग्याल को वापस ये एरिया रीइंस्टेट कर देते हैं। फिर 1835 में डीड ऑफ ग्रांट होती है इन विच दे टुक अगेन पोजीशन ऑफ दार्जिलिंग फ्रॉम सिक्किम। और फाइनली ब्रिटिशर्स एडेड बंगाल द्वार्स एंड कलिम्पोंग टू दार्जिलिंग हिल्स, जिसको की ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1864 के थ्रू किया गया था, जब से ये पूरा रीजन यहां पे इस तरीके से लोकेटेड है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि प्रॉब्लम्स जो है वो कब से इनिशिएट होना चालू होती हैं। मेजर प्रॉब्लम्स आई वुड से जब 1965 के बाद में बांग्लादेशीज का इंकर्जन चालू होता है इस एरिया में। बांग्लादेशीज इस रीजन में आते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स इस रीजन में आना स्टैब्लिश होते हैं, जिस कारण से यहां की जो गोरखा लोगों की इथनिक मेजोरिटी हुआ करती थी वो माइनॉरिटी में जाने लगी। वहां पे प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी, जिस कारण से कि इस मूवमेंट को और तुल मिला। इसी के साथ साथ यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वोट बैंक के लिए इलीगल माइग्रेंट्स को इंकर्जन करवाया जाता था। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी। अब दोस्तों सवाल ये उठ रहा होगा कि स्टेट ग्रांट क्यों नहीं कर देते, राइट?
क्योंकि इस लोकेशन का बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के रिस्पेक्ट में। राइट फ्रॉम द डिफेंस पर्सपेक्टिव आपको पता होगा कि इस पूरी लोकेशन को जो वेस्ट बंगाल और नेपाल के बीच में आती है, इसको चिकन पॉइंट बोला जाता है। इस चिकन पॉइंट को, जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हो, ये सिर्फ 20 किलोमीटर लगभग का पार्ट है, जिसको कि अगर हिंडर कर दिया जाए किसी भी तरीके से तो इंडिया विल लूज नॉर्थ ईस्ट। हम नॉर्थ ईस्ट के साथ सारा कनेक्शन लूज आउट कर देंगे। इस कारण से ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसको स्टेट घोषित कर देते हैं इस एरिया को, तो माइट बी पॉसिबल अगर किसी दिन स्टेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस डिफेंस वाले जो हमारे लिए कंसर्न है, इसको कौन देखेगा। इसी के साथ यहाँ की जो गोरखा लैंड की डिमांड चल रही है, इसके ज्योग्राफिकल अगर मैं आपको एरिया बताऊं, हालांकि कलिम्पोंग अब अलग हो चुका है, मगर अगर दार्जिलिंग का मैं एरिया बताना चाहूं तो ये बहुत फेमस एरिया है। इट हैज एरिया ऑफ नियर अबाउट 3000 स्क्वायर किलोमीटर, 3149 स्क्वायर किलोमीटर। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 18.5 लाख, दैट इज व्हेन कलिम्पोंग वाज इन द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। इसी के साथ साथ ये टूरिस्ट और टी का हॉटस्पॉट है, ये सब हम जानते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो रेवेन्यू है ये हमारे डेवलपमेंट में यूज ना होकर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अपने दूसरे रीजन्स में डेवलपमेंट में यूज कर लेती है, जिसका बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिल पाता। अगेन इट्स अ कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट फॉर विच दिस मूवमेंट इज हैपनिंग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको गोरखालैंड मूवमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी।